हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के रैपिड रिवीजन की, यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसमें हम 15 से 20 मिनट में इस पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। अगेन गाइस, ये सेशन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए है, तो अगर आप इस सेशन का डिटेल वन शॉट देखना चाहते हो या डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के वन शॉट का लिंक है, वहां से आप इस चैप्टर को डिटेल में समझ सकते हो। बाकी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप पहले इस चैप्टर को कभी ना कभी पढ़ चुके हो एक बार, और आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए इस सेशन को देख रहे हो। अगर आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो ये सेशन आपके लिए नहीं है बेटा, फिर आप वन शॉट पहले देखो और फिर इस चैप्टर को रिवाइज करो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, आपके पास तीन टॉपिक्स है। एक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, एक है बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, और एक है आप लोगों के पास मैक्सिमा मिनिमा। अब अगर मैं बात करूं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, तो इसका मतलब क्या होता है? मान लो आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या है? y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x के चेंज होने से y भी चेंज होगा। अब अगर मैं इस y का रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता हूं x के रिस्पेक्ट में, y का रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता हूं x के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम बोलते हैं dy बाई dx। तो ये होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है जी। मान लो एरिया है, एरिया कोई सर्कल है, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। एरिया किसका फंक्शन है? रेडियस का। अब अगर मैं इस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना चाहूंगा रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो डी ए बाई डी आर, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डेरिवेटिव करोगे तो 2 पाई आर आ जाएगा। अब मान लो मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो मान लो जब रेडियस 3 है तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या है? तो मैं रेडियस की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो इतना मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आपके पास कभी ये dy बाई डी टी की या कोई भी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो वो इंक्रीजिंग रेट होता है। और डिक्रीजिंग रेट क्या हो जाता है? जब ये क्वांटिटी आपके पास लेस देन 0 आ जाए। क्लियर इतनी बात? कुछ सवालों के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझते हैं। तो मान लो आपके पास कोई स्फेरिकल बलून है, उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है बेटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब वो क्वेश्चन में आपको बताएगा नहीं कि क्या किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है। उसने बोला सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, पर किसके रिस्पेक्ट में ये तो बताया ही नहीं। तो ये हमें पता कैसे चलेगा? जैसे ये दिया गया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सेकंड किसकी यूनिट होती है बेटा? टाइम की। तो जो सरफेस एरिया ऑफ बलून है वो इंक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपको क्या दिया गया है? ds बाई डी टी। ये कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मान लो आपके पास कोई बलून है, वो स्फेरिकल शेप में है, तो उसका रेडियस कितना हो गया? r सेंटीमीटर आपने मान लिया। अब आपको निकालना क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ बलून इज 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो चलिए समझते कैसे करोगे। देखो, सरफेस एरिया ऑफ बलून क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो रेट ऑफ चेंज दिया गया वो इतना है। वॉल्यूम ऑफ बलून कितना? 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका रेट ऑफ चेंज आपको निकालना है जब रेडियस आपका 8 हो। तो बेटा अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ds बाई डी टी किसके इक्वल दे रखा है? 2 के। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा t के रिस्पेक्ट में, तो 4 पाई तो कांस्टेंट टर्म है, r स्क्वायर का करोगे तो 2r, और फिर r का करोगे तो dr बाई डी टी। अब उसके बाद बेटा 2 से इधर वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे आपके पास dr बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई r। ये किसकी वैल्यू है? dr बाई डी टी। अब उसके बाद आपको बेटा वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना था, तो dv बाई डी टी कर दो। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। r की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3r स्क्वायर और dr बाई डी टी, क्योंकि रेडियस का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर उसके बाद बेटा dr बाई डी टी की ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट की, कुछ चीजें कट रही है उसको काटा, तो dv बाई डी टी जो है r के इक्वल आ गया। और उसने बोला है आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में। कब? जब रेडियस 8 हो। तो r की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे? 8। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 8। क्लियर? ठीक है। ऐसे ही बेटा एक और सवाल कर लेते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि कोई आदमी है जिसकी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर टॉल है। अगर बेटा वो चल रहा है इस रेट से अवे फ्रॉम अ स्ट्रीट लाइट विच इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड,
मान लो आपके पास कोई स्ट्रीट लाइट है जिसकी हाइट दे रखी है 4 मीटर और कोई आदमी है जिसकी हाइट दे रखी है 1.6 मीटर और ये इस स्ट्रीट लाइट से आगे की तरफ चल रहा है, इधर की तरफ चल रहा है। क्लियर इतनी बात? तो अब आपको यह बताना है कि जो इसकी शैडो होगी, जो इस आदमी की शैडो होगी, वो किस रेट से मूव कर रही है और जो ये शैडो की टिप है वो किस रेट से मूव कर रही है। तो ध्यान से सबसे पहले आप फिगर को समझो। देखो ये तो क्या है, हाइट ऑफ लैंप है। ये क्या है बेटा, हाइट ऑफ जो भी आदमी है उसकी हाइट है। अब अगर मैं इसकी शैडो की बात करूंगा तो ये इसकी शैडो है y, और जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया वो डिस्टेंस कितना है, x है। तो अगर दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैं लिखूं हाइट ऑफ लैंप कितना है 4, हाइट ऑफ मैन कितना है 1.6, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन, आदमी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना, वो कितना है x। अब अगर मैं इसका रेट ऑफ चेंज निकालूं, क्योंकि वो आपको दिया गया क्या, अ मैन वॉक्स एट द रेट ऑफ दिस, जो आदमी है वो चलता है इस रेट से, और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सेकंड, ठीक है। तो ये इस रेट से चल रहा है, यानी कि उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया टाइम के रिस्पेक्ट में इतना। तो dx बाई dt आपके पास गिवन है। अच्छा, अब अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल और इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखूं तो दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है एंगल क्राइटेरिया से। तो ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल्स टू ये साइड अपॉन ये साइड हो जाएगा, क्योंकि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होती है। तो बेटा अगर मैं रिस्पेक्टिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 1.6, इसकी वैल्यू x प्लस वाई, इसकी वैल्यू y, यहां से मेरे पास x और y के बीच में एक रिलेशन आ गया। अब अगर मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 3 dy बाई dt इज इक्वल्स टू 2 dx बाई dt। dx बाई dt की वैल्यू आपके पास गिवन है, और आपको dy बाई dt ही तो निकालना था, आपको शैडो का रेट ऑफ चेंज ही तो निकालना था कि शैडो किस रेट से चेंज हो रही है, और शैडो क्या है, y, तो वही तो निकालना था। तो वो आपके पास आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद उसने एक और सवाल पूछा है कि ये जो शैडो की टिप है ये किस रेट से मूव कर रही है। अब शैडो की जो टिप है अगर पहले यहां पे थी, क्योंकि जब आदमी यहां पे खड़ा था बिल्कुल लैंप के नीचे ही, तो उसकी कोई शैडो नहीं बन रही थी। शैडो की टिप ये धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और इस पॉइंट पे यहां पे आ गई। तो शैडो की टिप अगर मैं बात करूं तो वो कितना होगा, टिप ऑफ शैडो x प्लस वाई डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। अब अगर मैं इनको डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt dy बाई dt होगा, dx बाई dt इतना है, dy बाई dt इतना है। तो शैडो की टिप किस रेट से मूव कर रही है, 0.5 मीटर पर सेकंड के रेट से। क्लियर। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास इस टॉपिक में इस चैप्टर में दूसरा टॉपिक है आप लोगों के पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। अगेन y अगर कोई फंक्शन है x का, y डिपेंड कर रहा है x पे, तो x के चेंज होने पे y भी चेंज होगा। अब मान लो अगर आपके पास कोई इस तरीके का फंक्शन है कि आपका x के बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है, x के बढ़ने के साथ आपका y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसमें डेरिवेटिव जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है। मान लो x के बढ़ने के साथ y बढ़ भी रहा है और कांस्टेंट भी हो रहा है, x के बढ़ने के साथ y भी बढ़ा, फिर थोड़ी देर पे y कांस्टेंट हो गया और फिर y फिर बढ़ गया, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसमें dy बाई dx जो होता है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर इतनी बात। फिर आता है बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। अगर x के बढ़ने के साथ y घट रहा है तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस, और इसमें dy बाई dx जो होता है वो लेस देन 0 होता है। क्लियर इतनी बात। ऐसे ही बेटा x के घटने के साथ y भी घटता है या फिर कांस्टेंट हो जाता है, और ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है बेटा क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन, और इसमें डेरिवेटिव जो होता है dy बाई dx वो लेस देन इक्वल टू 0 होता है। अब मान लो x के बढ़ने के साथ y बढ़ भी रहा है, कांस्टेंट भी हो रहा है और घट भी रहा है, तो ऐसे फंक्शंस को नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। इसमें डेरिवेटिव बेटा ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और लेस देन 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर सवाल कैसे पूछता है, मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया, कोई फंक्शन दे दिया है ये, अब आपको वो इंटरवल निकालने हैं जिन इंटरवल्स में ये फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन था, इस फंक्शन का सबसे पहले क्या करोगे आप, डेरिवेटिव निकालोगे। डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आ गया आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकालना आता है ना, ठीक है। उसके बाद बेटा ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को मतलब जो भी आपका डेरिवेटिव होता है उसको 0 के इक्वल रखो। उसके बाद बेटा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे ये। अब
यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ जाएगी -3। और इन पॉइंट्स को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पे आपका डेरिवेटिव 0 रखने पे, आपका f डैश x 0 रखने पे जो x की वैल्यूज होती है उन वैल्यूज को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर है? तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी -∞ से +∞ तक। मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? -3 है, 2 है और 4 है। यानी कि मेरा फंक्शन इन पॉइंट्स में ब्रेक हो रहा है। तो मुझे यहीं पे अपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल मिलेंगे। अब मैं क्या चेक करूंगा? -∞ से -3 के बीच में कोई भी पॉइंट उठाओ, कोई भी पॉइंट अपनी मर्जी से, उसको बेटा उस पॉइंट को इस डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करो, इस f डैश x में सब्स्टिट्यूट करो और चेक करो वो पॉजिटिव नंबर आएगा या नेगेटिव। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर कुछ आएगा। तो अगर नेगेटिव नंबर है तो आपको ऐसे ही चेक करना है कहां पे आपका पॉजिटिव है और कहां पे आपका फंक्शन नेगेटिव है। तो जहां पे आपका फंक्शन नेगेटिव होगा, वो हो जाता है बेटा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, -∞ से -3 तक और फिर उसके बाद बेटा 2 से लेके 4 तक। तो इस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जिस इंटरवल में आपका फंक्शन पॉजिटिव आ जाए, जैसे -3 से 2 के बीच में और 4 से ∞ के बीच में, तो इस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब अगर वो सिर्फ इंक्रीजिंग पूछ लेता तो इंक्रीजिंग के टाइम पे हम इन क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। जैसे ये था ना, तो -3 से -2 यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी को कभी आप इंक्लूड नहीं करते हो, है ना। इंफिनिटी में हमेशा ऐसा इंटरवल आता है, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा डिक्रीजिंग के भी इंटरवल्स मिल जाएंगे आपको। तो ध्यान रखना उसने इंक्रीजिंग पूछा है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद बेटा एक और सवाल कर लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। मान लो आपके पास ये एक फंक्शन है, ठीक है, y = 4 sin थीटा अपॉन में 2 + cos थीटा माइनस थीटा। आपको उसने बताया है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये प्रूफ करना है आपको कि ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इस वाले इंटरवल में। इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या है? आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन में कोशेंट रूल लगा और थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? थीटा के रिस्पेक्ट में 1, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हम, थीटा के रिस्पेक्ट में। फिर इनको सॉल्व करोगे जब आप, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया है, ये जितने भी स्टेप्स है ना, ये सारे के सारे सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास जो डेरिवेटिव है वो ये आ जाएगा। अब यहां पे ध्यान से सुनना, देखो ये क्या है बेटा? 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग कब होता है? जब आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाए, तभी तो वो इंक्रीजिंग होगा। तो अगर बेटा मैं इस y डैश को ग्रेटर देन 0 प्रूफ कर दिया या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ कर दिया, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, तभी तो इंक्रीजिंग होगा। तो नीचे वाली क्वांटिटी देखो, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब cos थीटा की अगर मैं बात करूं, cos थीटा, तो उसकी जो वैल्यू है, cos थीटा की जो वैल्यू है 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी कि वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। यानी कि ये वाली क्वांटिटी भी क्या है आपके पास? पॉजिटिव आएगी। और 4 - cos थीटा की अगर मैं बात करूं तो देखो 4 cos थीटा जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। तो 4 - cos थीटा जो होगा वो किसके? 3 और 5 के बीच में होगा। जब आप 4 - cos थीटा की रेंज निकालोगे ना, तो वो 3 से 4 5 के बीच में आएगा। इसका मतलब ये भी वैल्यू पॉजिटिव है। 4 - cos थीटा ये भी क्या है आपके पास? पॉजिटिव। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो इसका मतलब क्या है? आपका डेरिवेटिव जो है पूरा का पूरा, ये तो पॉजिटिव देगा, ये तो पॉजिटिव देगा, ये 0 भी दे सकता है और 0 के अलावा पॉजिटिव वैल्यूज भी देगा। इसका मतलब क्या है? y डैश जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब आपका ये जो डेरिवेटिव है वो आपका, मतलब ये जो आपका फंक्शन है ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। क्लियर इतनी बात? तो रैपिड रिवीजन एक ऐसी सीरीज है जहां पे हम बेटा क्या कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आप लोग अपने एग्जाम में करके ही जाना। क्लियर? फिर उसके बाद आखिरी टॉपिक है आप लोगों के पास मैक्सिमा मिनिमा। अब देखो मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है।
अगर मैं बात करूं बेटा मैक्सिमा की, तो कोई फंक्शन है मान लो ऐसा, जिसका ग्राफ बन रहा है ऐसा, तो जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उस पॉइंट को बोला जाता है मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी उसको बोला जाता है मिनिमा। और फंक्शन की इस वाली वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू और फंक्शन की इस वाली वैल्यू को मिनिमम वैल्यू बोला जाता है। क्लियर? अब मान लो कोई फंक्शन, ये तो सिर्फ क्या है, इसमें एक ही मैक्सिमा दिख रहा है, एक ही मिनिमा दिख रहा है। मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, जहां पे बहुत सारे मिनिमा है और बहुत सारे मैक्सिमा है। तो बेटा आपके जो इस पूरे के पूरे ग्राफ को अगर आप देखोगे तो जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है उस पॉइंट को बोला जाता है एब्सोल्यूट मिनिमा। और जो ये बाकी के बचे हुए पॉइंट्स होते हैं जो अपने आसपास की वैल्यू से कम या ज्यादा होते हैं उन्हें बोला जाता है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बस ऐसा मान के चलो कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा सब मैक्सिमा ही है और एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मिनिमा सब मिनिमा ही है। अब आपके पास बेटा 3 प्रकार के सवाल आते हैं। एक तो आएगा, आपको ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि ये मैक्सिमा और मिनिमा बताओ इसका, तो ग्राफ देख के तो आप बता सकते हो इस पॉइंट पे मैक्सिमा है तो ये पॉइंट इसका मैक्सिमा हो जाएगा। एक आता है बेटा रेंज वाले क्वेश्चन, और एक आता है बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसको समझ लेते हैं ये टेस्ट है क्या। सबसे ज्यादा सवाल आपके पास इसी के ऊपर आएंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि मान लो आपके पास कोई फंक्शन होगा, आप सबसे पहले क्या करोगे, उसका डेरिवेटिव निकालोगे। उसके बाद बेटा डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखोगे। अब उसके बाद जो x की वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। अब आप क्या चेक करोगे, उस क्रिटिकल पॉइंट से पहले आपका फंक्शन पॉजिटिव था अगर, और उस क्रिटिकल पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज है उन पे रखने पे आपका डेरिवेटिव जो है अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जब साइन चेंज होगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमा। नेगेटिव से पॉजिटिव में साइन चेंज जब हो रहा है तो ये पॉइंट हो जाएगा मिनिमा। और अगर कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, पहले पॉजिटिव था अब भी पॉजिटिव है, पहले नेगेटिव था अब भी नेगेटिव है, तो ये पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि यहां पे ना तो मैक्सिमा है या ना तो मिनिमा है। ध्यान से सुनो, आपके पास एक फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, तो x की कुछ वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट। अब जैसे अभी एक सवाल किया था ना हमने नंबर लाइन वाला, तो आपको क्या करना है, इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से C1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो, और अगर उस पे ये पॉजिटिव आ जाए, और C1 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो ये नेगेटिव आ जाए, अगर आपका f' का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है तो जिस पॉइंट पे वो साइन चेंज हो रहा है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मैक्सिमा। ऐसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मिनिमा। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव निकालो, उसको 0 के इक्वल रखो, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। उसके बाद बेटा इसका एक और बार डेरिवेटिव कर दो। अगर डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे लेस देन 0 आ जाए तो वो पॉइंट क्या हो जाता है, मैक्सिमा। लेस देन 0 पे मैक्सिमा, और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए किसी पॉइंट पे तो वो पॉइंट क्या हो जाता है, मिनिमा हो जाता है। और अगर बेटा आपका डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 आ जाए तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, फिर आप इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं कर सकते, फिर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है। एक सवाल इस चैप्टर से जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिस टाइप का क्वेश्चन केस बेस्ड में भी पूछ लेता है, नॉर्मल भी पूछ लेता है 4-5 मार्क्स में, तो ये सवाल जरूर देखो। कहता है प्रूव दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। आपके पास कोई सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम करना है आपको, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर, और वो किसी स्फेयर के अंदर है जिसका रेडियस r। अब ये रेडियस आपको गिवन है, ये r जो है आपको गिवन है, तो r अगर गिवन है तो r एज अ कांस्टेंट का काम करेगा। जो चीज आपको गिवन है ना वो कांस्टेंट का काम करती है। ठीक है जी। अच्छा, आपको हाइट ऑफ सिलेंडर क्या प्रूफ करनी है, इसके बराबर, और सिलेंडर को मैक्सिमम भी प्रूफ करना है और उस सिलेंडर का वॉल्यूम भी निकालना है। आपके पास एक सवाल है कि एक स्फेयर है, उस स्फेयर के अंदर एक सिलेंडर है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम प्रूफ करना है, और सिलेंडर की जो हाइट है वो इसके बराबर प्रूफ करना है अगर आपको रेडियस ऑफ स्फेयर गिवन है r के बराबर। तो अब जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट होती है, रेडियस ऑफ स्फीयर r है, रेडियस ऑफ सिलेंडर मैंने छोटा r मान लिया और हाइट ऑफ सिलेंडर मैंने छोटा h मान लिया।
अब बेटा अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करूं, क्योंकि इसी को तो मुझे मैक्सिमम प्रूफ करना है ना, तो जिसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है आप उसी से ही अपना डेरिवेटिव करोगे। तो इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पे आपके पास दो दो वेरिएबल्स है और आपको क्या प्रूफ करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर की बात बोली है उसने, तो आपको अपने इस वाले वेरिएबल को हटा के एच की ही फॉर्म में रखना है। तो कैसे करोगे, हाइट रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है आर, हाइट ऑफ सिलेंडर पूरे के पूरे सिलेंडर की हाइट एच है, तो आधी हाइट कितनी हो जाएगी h/2, और रेडियस ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर का रेडियस है, ये क्या है बड़ा आर। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये हो जाएगा, तो यहां से छोटा आर का स्क्वायर जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब वो वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अब आपके पास जो दो वेरिएबल थे वो हट गए, अब आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है एच, ये आर तो कांस्टेंट है। अब इसका आप डेरिवेटिव कर दो, जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव करोगे एच के रिस्पेक्ट में dv/dh, तो डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास ऐसा सा कुछ आ जाएगा, और हाइट ऑफ सिलेंडर जो होगा 2/√3r, 2r/√3 इसके बराबर आ जाएगा। और यही तो प्रूफ करना था मुझे कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, इसके बराबर है। ये चीज प्रूफ कर दी। उसके बाद उसने बोला है कि सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम भी प्रूफ करना है, तो इन क्वेश्चंस को आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही किया करो। इसका एक और बार डेरिवेटिव कर दो, एक और बार डेरिवेटिव करोगे तो ये वैल्यू आ गई आपके पास ये। अब यहां पे क्लियरली दिख रहा है बेटा 6 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव है, हाइट जो होती है वो पॉजिटिव ही होगी सिलेंडर की, तो ये वैल्यू भी क्या आ गई नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, मैक्सिमम हो जाएगा। तो बस यही तो आपको प्रूफ करना था कि हाइट ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम है और सिलेंडर की हाइट इतनी है। अब उसने एक और चीज पूछी है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। अब वॉल्यूम कैसे निकालोगे, देखो वॉल्यूम ये जो h है ना, यहां पे बस ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये जो h है ना यहां पे बस ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। और वॉल्यूम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वॉल्यूम कैपिटल आर की फॉर्म में आएगा, कैपिटल आर की टर्म्स में आएगा कुछ, ठीक है। बस इस h की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और इस h की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इसका वॉल्यूम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अब हम मिलेंगे अपने नए सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।